आज हम पावर कंट्रोल एंड रेक्टिफायर्स यूनिट हेतु पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए 3 फेज हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर जो कि अनकंट्रोल्ड का मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर्स वो होते हैं जो SCR काम में लेते हैं, अनकंट्रोल्ड का मतलब PN जंक्शन डायोड काम में लिया गया। तो यहाँ पे 3 फेज हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग PN जंक्शन डायोड के जो सर्किट्स आपने पढ़े हैं उनके रिपल फैक्टर को कैसे आप इवेल्युएट करते हो वो उसको जानेंगे। जैसे कि आपने सिंगल फेस को पढ़ा, जिसका ड्रॉबैक सिंगल फेस में आपने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है 1.21 होता है। इसी तरह सिंगल फेस में फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.482 होता है, जो कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई रिपल फैक्टर्स है। वो इसका एक ड्रॉबैक है और इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस हाई रिपल फैक्टर को, जैसे कि आपने हाफ वेव में 1.21 को उसको ओवरकम करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर जो सिंगल फेज का तो उसको कम करते हुए 0.482, लेकिन इनको और ज़्यादा स्मूथ यानी जो आपका DC आउटपुट है उसमें रिपल्स नहीं रहे और उसको स्मूथ वेवफॉर्म प्राप्त कर सकें, यानी ये जो रिपल्स है उसको रिमूव और ज़्यादा रिमूव कर सकें, तो हम 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट काम में लेते हैं, जिससे कि आपका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ प्राप्त हो, जिससे कि वेवफॉर्म में किसी तरह की पल्सेटिंग या रिपल्स नहीं है आए। तो हम यहाँ पे पूर्व में आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्स को पढ़ा है, जहाँ पे पर्टिकुलर हर एक वाइंडिंग के साथ जो 3 फेज की वाइंडिंग है उसमें एक डायोड कनेक्ट किया गया। तो इसको हम ब्रीफली जानें कि रिपल्स क्या है। रिपल इज द अनवांटेड AC कंपोनेंट रिमेनिंग व्हेन कन्वर्टिंग द AC वोल्टेज वेवफॉर्म इनटू द DC वेवफॉर्म। ठीक है, यानी अनवांटेड AC कंपोनेंट है रिपल्स। टू क्वांटिफाई हाउ वेल ए रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट द AC वोल्टेज इनटू DC वी यूज व्हाट इज नोन एज द रिपल फैक्टर, जिसको हम रिपल फैक्टर के रूप में जानते हैं कि जो रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है AC वोल्टेज को DC में और उसकी क्या DC वैल्यू के सापेक्ष कितने कम पल्स सेटिंग उसमें हैं, यानी रिपल्स हैं, उसको रिपल फैक्टर से जाना जा सकता है। यानी कहने का मतलब रिपल फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द RMS वोल्टेज ऑफ द AC वोल्टेज ऑन द इनपुट साइड एंड द DC वोल्टेज ऑन द आउटपुट साइड। और ये जो फॉर्मूला है वो गामा इज इक्वल टू √VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1 से, जिसको करंट के रिलेशन से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक बेसिक है। अब 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको मैं वापस रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपने पहले इस सब्जेक्ट में पढ़ लिया है पूरा डिटेल में, लेकिन फिर भी इन 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर 3 डायोड्स आर कनेक्टेड। 3 डायोड is 3 फेज secondary winding of the transformer. The 3 फेज of secondary are connected in form star, thus it is called star connected. यहाँ हम star connected के लिए हम उसको देखेंगे, इसलिए मैंने स्टार कनेक्टेड को दिखाया है। Each diode conducts for 1/3 of the AC साइकिल। 3 डायोड में से एक डायोड 1/3 AC साइकिल के लिए कंडक्ट करता है यहाँ पे, और जो रिमेनिंग 2 डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। तो हर एक फेज में एक डायोड कंडक्ट करेगा। 3 फेज है और वो भी 1/3 ऑफ द AC साइकिल। जो आउटपुट DC वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज के हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज रहेगी। तो इसको वेवफॉर्म से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सिंपल इसलिए दिखाया गया कि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए कि ये ब्लू, रेड एंड येलो 3 फेज की 3 पल्स यानी वेवफॉर्म दिखाई गई है, जो V1, V2, V3 से रिप्रेजेंट करी गई है। एक डायोड 2π/3 ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करेगा, V1 वाला या D1 डायोड कर ले। दूसरा D2 डायोड जब D1 कंडक्ट नहीं करेगा उस फेज पे, दूसरे फेज की सप्लाई जब एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा जाएगी तो P1
नॉन कंडक्ट फेज में चल जाएगा, D2 कंडक्ट करने लगेगा, वो भी 2π/3 के लिए कंडक्ट करेगा। देन फेज चेंजेस, तो तीसरे वाले फेज के लिए D3 डायोड कंडक्ट करेगा, यानी हर एक डायोड 1/3 यानी एक साइकिल जो है 2π का उसका 1/3 के लिए कंडक्ट करेगा। अब इसको यदि आउटपुट वोल्टेज जो नीचे ब्लैक फॉर्म में दिखाई गई, इसका DC लेवल 20 में रहेगा, Vs मैक्सिमम अपॉन 0.Vs मैक्सिमम, ये इस तरह की पल्सेटिंग नेचर की आपको आउटपुट वेवफॉर्म इसकी प्राप्त करेगी होगी। अब इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि द रिपल फैक्टर ऑफ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर डिराइव्ड इन द इक्वेशन बिलो। VDC जो कि आपका आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि ये π/6 से लेके 5π/6 तक आप इसको जो एरिया है इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये 1/3 के लिए है तो 1/2π/3 Vs मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये आपका सिग्नल इनपुट, और उसको इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा टी के। अब इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन करते हुए ये वैल्यू आपको प्राप्त करेंगे होगी, और VDC जो प्राप्त होगी वो आपकी होगी 0.827 Vs मैक्सिमम। अब Vs मैक्सिमम को RMS से कन्वर्ट करते हो √2 Vs RMS लिख सकते हैं, या 1.17 Vs RMS। अब इससे आप VDC से IDC एंड DC जो करंट का DC लेवल का प्राप्त करना चाहें तो VDC अपॉन RL, तो इसको डिवाइड कर लिया, जो रेजिस्टिव लोड यहाँ हमने काम में लिया तो RL रेजिस्टिव लोड से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आप VDC और IDC का मान प्राप्त कर चुके हैं। तो जब ये मान प्राप्त हो गया तो RMS वैल्यू ऑफ द लोड करंट फ्रॉम द इक्वेशन जो है आपकी IRMS प्राप्त करोगे वो सेम 1/2π/3, मतलब इसको रिवर्स कर लिया यहाँ पे, π/6 से 5π/6 के बीच में I² रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कर रहे हैं तो इसको स्क्वायर कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया डी ओमेगा टी के सापेक्ष। यदि आप इंटीग्रेशन करते हुए इसका मान प्राप्त करेंगे तो 0.7 Vs² मैक्सिमम अपॉन RL² प्राप्त होगा, और IRMS जो आपका यहाँ स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट में आ जाएगा, रूट हटाते इसका वैल्यू आएगा 0.838 Vs है। अब जो रिपल फैक्टर है आपका गामा, उसका फॉर्मूला आपको पता है कि IRMS² अपॉन IDC² -1, ये मान और पिछली स्लाइड पे जो IDC का मान प्राप्त हुआ दोनों को मान यहाँ रखोगे तो ये 0.163 या अप्रोक्सीमेटिकली 17%। तो ये 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो 17% आपका रिपल फैक्टर आया, तो इसको देखते हुए आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में मैंने बताया था कि जैसे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर 1.21 है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर 0.482 है, लेकिन यहाँ पे आपका 0.163, वो उनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, यानी आपको ज़्यादा स्मूथ वेव फॉर्म 3 फेज के केस में मिलती है, यानी 17% ही, वहाँ आपका अलग अलग परसेंट, यानी यहाँ 0.482 1.21 है, यहाँ पे 0.17 यानी 0.17 कह लीजिए, या 17% है। तो ये एक इसका एडवांटेज है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर को भी हम स्टडी कर लेते हैं, जिसका रिपल फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर आपने काम में लिया था, उसी केस के अंदर आप फुल वेव रेक्टिफायर में हम 6 डायोड काम में लेते हैं, क्योंकि हाफ वेव में 3 लिए तो यहाँ 6 डायोड। तो ये जो है 3 फेज फुल वेव 6 डायोड आर यूज्ड, इसलिए इसको 6 डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर भी कह सकते हो आप, जो कि आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी जब आपने जाना था इसके बारे में। और प्रत्येक डायोड ऐसी साइकिल का 1/6 हिस्से पे ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, जो आपका साइकिल है उसका 1/, और इस प्रकार जो आउटपुट वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगी Vs मैक्सिमम से 86.6% ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये आपका 3 पल्स इसमें दिखाई गई है, 3 वेवफॉर्म जो है 3 फेज के लिए, और ये ऊपर जो ब्लैक फॉर्म में है वो आउटपुट वेवफॉर्म है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ DC वोल्टेज इज सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन द 2 डायोड्स दैट आर कंडक्टिंग एट एनी स्टार्ट। जहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर एक डायोड कंडक्ट करता है 2π/3 के लिए, यहाँ 1/6 हिस्से के लिए 2 डायोड कंडक्ट करेंगे, यानी एट ए टाइम 2 डायोड
two diodes that are conduct at an instant which is incidentally also a particular line voltage depending on which diode pair is conducting. तो ये इसका कंडक्टिंग पार्ट दिखाया गया कि जैसे ये D1 30 30 30 30, D1 D3 D5 D1 लाइक दिस। तो इस तरह इस 30 पार्ट के अंदर 30 30 60 पार्ट में ये D1 और D6 देन D1 एंड D2 एंड D3 इस तरह ये कंडक्ट करेंगे। देयरफॉर इस डायोड पेयर कंडक्ट्स फॉर 60 डिग्री, यानी एक डायोड पेयर 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा और इस डायोड कंडक्ट्स फॉर 160 डिग्री। ये देख लीजिए, प्रत्येक डायोड 120 डिग्री के लिए ये D1 कंडक्ट कर रहा 120 डायोड के लिए। जब D1 नॉन कंडक्टिंग मोड में जाएगा तो D3 कंडक्ट करने लग जाएगा 120 के लिए। तो D1 D3 D5 का एक साइकिल चलता, D2 D4 D6 का एक। लेकिन जब D1 से करंट फ्लो होके D2 में फ्लो होगी तो ये दोनों एक साथ कंडक्ट करेंगे। तो इस तरह ये आपका डायग्राम जो आपने पहले पढ़ा उसको मैंने वापस प्रिसाइज करने की कोशिश करी जो आपको समझ में आ जाएगा। द एवरेज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टिव लोड यदि फाइंड आउट करना चाहें तो ये 1/π/3 यानी 2π/6 लिखते हैं हम यहाँ पे। तो एक साइकिल का 1/6 हिस्सा होता, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ ये π/3 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 3 फेज फुल वेव रेक्टेंगल कि भाई 1/6 हिस्से के लिए, और π/3 से ये कंडक्ट करेगा आपका 2π/3 तक। तो ये जो लाइन वोल्टेज है Vm लाइन साइन ओमेगा t के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये वैल्यू प्राप्त होगी आपकी 0.955 Vm लाइन। जो एम फेज की जो वोल्टेज होगी मैक्सिमम वो √2 V फेज के बराबर होगी, और लाइन वोल्टेज जो होगी √3 3 फेज के केस में लाइन वोल्टेज √3 Vm फेज। ठीक है, तो यदि आप इसको यहाँ पुट करते थे एम फेज की जगह तो ये फेज वैल्यू हो जाएगी आपकी √6 V फेज। RMS जो आउटपुट वोल्टेज की RMS निकालेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन का मतलब ये रूट हो गया और इसको स्क्वायर कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। जो इंटीग्रेटिंग लिमिट्स है वही π/3 से 2π/3 रहेगी, और ये साइकिल जो है इसका 1/2π/6 रहेगा, और इससे जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो आएगी आपकी 0.9588 Vm लाइन। अब रिपल जो है वोल्टेज VO RMS स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर होता है, यदि इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो ये रिपल वोल्टेज आपकी 0.853 Vm लाइन प्राप्त होगी। यानी आपका रिपल फैक्टर यदि देखा जाए तो आपका प्राप्त होगा आउटपुट यानी जो RMS वैल्यू अपॉन आउटपुट वोल्टेज, तो ये आपके हो जाएगा 8.93% रिपल फैक्टर। तो यदि आप कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका रिपल 3 फेज हाफ वेव के केस में आपका रिपल फैक्टर का परसेंटेज आया था 17%, जो कि यहाँ घट के 8.93 हो गया। तो यानी आपकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, यानी उसमें रिपल्स और भी कम हो गए। तो कंपैरेटिव नेचर से देखा जाए तो सिंगल फेज के केस में जो सिंगल फेज हाफ वेव है, सिंगल फेज फुल वेव है, उनके रिपल्स फैक्टर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द 3 फेज हाफ वेव और 3 फेज फुल वेव। तो 3 फेज का जो एडवांटेज है जो कन्वर्जन का रेक्टिफायर का वो ये है कि वो स्मूथ आउटपुट वेवफॉर्म देता है। तो इस तरह आपने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स देखे जिसमें आपने कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, तो यहाँ पे आपको जो रिपल फैक्टर्स डिराइव किए गए हैं वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं, क्योंकि यहाँ सिंपल PN जंक्शन डायोड काम में लाए गए हैं। और वहाँ पे आपका जो वेवफॉर्म को स्मूथ करने का जो सिंगल फेज के केस में आप अनकंट्रोल्ड वेव में देखा था, तो उसके ड्रॉबैक्स है कि वहाँ पे हाई रिपल फैक्टर्स होते हैं। हाफ वेव रिपल फैक्टर में 1.21 सिंगल फेज का बता रहा हूँ मैं, और फुल वेव के केस में 0.482 होता है। और वही जो है यदि आप 3 फेज काम में लेते हैं और अनकंट्रोल का मतलब सिंपल PN जंक्शन डायोड काम में लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि दोनों की केस में 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका रिपल फैक्टर 17% प्राप्त हुआ था, और 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपका रिपल फैक्टर 8.93 प्राप्त हुआ, जो कि सिंगल फेज के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये उनके कंपैरिजन में आपको जो वेव फॉर्म है बहुत ज़्यादा स्मूथ प्राप्त होएगी, जिसमें
रिपल्स कम प्राप्त होंगे। इस तरह आपने जो है सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के 3 फेज हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर्स को डिराइव करना सीखा। थैंक यू।